माओ माओ, जो कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में रहती है, उसे उसके पिताजी बताते हैं कि वर्डग्रीस हाउस को दवाई पहुंचा दे और उसे किडनैपिंग से बचकर रहने का कहते हैं, क्योंकि वहां किडनैपिंग अक्सर होती है। माओ माओ फिर वर्डग्रीस हाउस की तरफ निकल जाती है। वहां पहुंचते ही वहां की मैडम कस्टमर्स के साथ बात कर रही होती हैं, जो पेरेंट घर की 3 प्रिंसेसेस में से एक है, उसको देखते हैं। माओ माओ वर्डग्रीस हाउस के दवा कक्ष में जाती है। जब वह अपने बाएं हाथ के जख्म को देखती है, पेरेंट आकर माओ माओ को डांटती है। माओ माओ उसे बताती है कि ये उसके रोज के ड्रग एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हैं। जब वे बात करते हैं, तब मैडम आती है और माओ माओ को धमकी देती है कि अगर उसने और एक बार अपने एक्सपेरिमेंट से ब्लास्ट कर दिया तो उसे कॉर्टिज़न बनाया जाएगा। परेशान माओ माओ जल्दी से मैडम को बता देती है कि उसने दवाई रख दी है और तुरंत चली जाती है। जब ही 2 औरतें रूम में आती हैं, माओ माओ को देखने पर माओ माओ जा चुकी होती है। उनकी तरफ जाते हुए माओ माओ मैडम पर गुस्सा निकालती है, कैसे वह हमेशा उसे कॉर्टिज़न बनाने की कोशिश करती है। अब गार्डन में रुकने के बाद उससे 3 आदमी किडनैप कर लेते हैं। माओ माओ अपने पापा की चिंता करते हुए सोचती है और फिर किडनैपर्स माओ माओ को इंपीरियल पैलेस में बेच देते हैं। इसके बाद फिर जब सर्दियां आती हैं, लेडी लवा रेयर पैलेस के डॉक्टर की मदद से प्रिंस को जन्म देती है। दूसरी ओर लेडी ग्योकुयो खुशी से भरी होती है जब उसे पता चलता है कि प्रिंस का सुरक्षित जन्म हुआ है और वह अपनी बेटी प्रिंसेस लिंगली को गोदी में लेकर खुश हो रही है। 3 महीने बाद माओ माओ अपने पापा की चिंता करते हुए अपने पुराने जीवन को याद करती है, जब वह एक नॉर्मल अपोथेकरी थी। उसको लगता है कि रेयर पैलेस किसी भी वेश्यालय से कम नहीं है। यह एक खूबसूरत औरतों का बाग है जो सम्राट के बच्चों को जन्म देती है। इस बाग में केवल सम्राट, उसके रिश्तेदारों और यूनक्स, जो पहले मर्द थे लेकिन अब नहीं हैं, को ही आने की इजाजत होती है। रेयर पैलेस में 2000 कॉन्क्यूबाइंस और नौकर और 1000 यूनक्स होते हैं। हाई, मिड और लो रैंकिंग कॉन्क्यूबाइंस के अलावा माओ माओ जैसी सर्विंग गर्ल्स होती हैं और उनकी जिंदगी हर वक्त खतरे में होती है। जब माओ माओ काम करती है, शाओलन आकर उससे पूछती है कि इस टैग पर क्या लिखा है। माओ माओ टैग पढ़कर उससे जगह बताती है। उसका कहना है कि ज्यादातर नौकरों को यहाँ लिखना पढ़ना नहीं आता। माओ माओ जानती है कि अगर वह कोई पढ़ी लिखी नौकरी करे तो उसे ज्यादा पैसा मिलेंगे, लेकिन उसका हिस्सा उसके किडनैपर्स ले लेंगे। वह मानती है कि किसी नौकरानी को लो रैंकिंग कॉन्क्यूबाइंस बनने का भी मौका होता है, लेकिन उसमें वह लुक्स नहीं रखती, इसलिए वह डिसाइड करती है कि वह 2 साल की टर्म के दौरान चुपचाप रहकर किसी भी तकलीफ से बचेगी। फिर उसको ये दुख होता है कि वह शराब नहीं पी सकती। जब वह कपड़ों की धुलाई कर रही है, शाओलन उससे बताती है, जिसमें उसको कोई दिलचस्पी नहीं है, एक खूबसूरत यूनक्स के बारे में जो रेयर पैलेस के सेंट्रल एरिया में काम करता है और सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। शाओलन उससे कहती है कि वह ये हैंडसम यूनक्स को देखना चाहती है और पूछती है कि क्या माओ माओ भी उसे देखना चाहेगी या नहीं। जिनशी, गोशुन और डॉक्टर लेडी लवा को देखने जाते हैं क्योंकि वह और उसके 3 महीने के बेटे दोनों बीमार हैं, लेकिन डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जिसकी वजह से लेडी लवा गुस्सा हो जाती है। जिनशी और गोशुन क्रिस्टल पवेलियन से बाहर निकलते हैं तो उन्हें होंगनियांग मिलती है, जो उन्हें जेड पवेलियन ले जाती है, क्योंकि 6 महीने की प्रिंसेस लिंगली भी बीमार है। लेकिन डॉक्टर प्रिंस को देख रहे होते हैं और प्रिंसेस को देखने के लिए उनके पास समय नहीं होता। खाना खाते हुए सारे नौकरों में चिंता होती है कि प्रिंस और प्रिंसेस बीमार हैं। ये सुनते ही शाओलन अचानक कहती है कि यह एक कर्स का काम है, जिससे माओ माओ कंफ्यूज होती है। शाओलन समझती है कि अब तक सम्राट के 3 वारिस लड़के बीमारी से मर गए हैं। माओ माओ इसे सुनकर हैरान होती है, जबकि शाओलन को यही लगता है कि अभी के 2 वारिस भी ऐसे ही मर जाएंगे। माओ माओ पूछती है कि क्या वारिस बीमार हैं और शाओलन बताती है कि डॉक्टर ने लेडी ग्योकुयू और लेडी लवा दोनों को देखा है। दोनों चर्चा करते हैं कि सम्राट को एक महारानी चुनना चाहिए। पहली उम्मीद लेडी लवा पर है, जो अभी एक बेटा को जन्म दे चुकी है, लेकिन सम्राट को लेडी ग्योकुयू को भी पसंद करते हैं। शाओलन कहने लगती है कि लेडी लवा की स्थिति भी खराब हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर उनके पास अधिक समय बिता रहे हैं। माओ माओ को यह सुनकर सरप्राइज होता है। शाओलन का कहना है कि लवा और प्रिंस दोनों को हेडेक, स्टोमचाचे और नौसिया है।
शाओलिन फिर से कर्स की बात करती है जो माओ माओ माना कर देती है, जिससे शाओलिन गुस्सा हो जाती है। फिर हमें एक कमजोर लेडी लवा अपने बेटे की सेहत की फिक्र में परेशान दिखती है। माओ माओ सोचती है कि सिर पेट दर्द के लक्षण किस प्रकार के होते हैं। वह जहर का संकेत भी कंसिडर करती है, लेकिन इसे मना करती है क्योंकि प्रिंसेस भी बीमारी का सामना कर रही है। उसको कोई निष्कर्ष नहीं मिलता। वह खुद जांचने का फैसला करती है और हाई रैंकिंग कॉन्क्यूबाइंस जहां रहती हैं, वहां जाकर जीको क्रिस्टल पवेलियन के पास। वहां पहुंचकर उसे लेडी लवा और लेडी ग्योकुयू बहस करती हुई दिखाई देती है। लेडी लवा लेडी ग्योकुयू को थप्पड़ मारकर दोष देती है कि उसने उसके बेटे पर कर्स किया है, क्योंकि लेडी ग्योकुयू ने एक बेटी जन्म दी है। लेडी ग्योकुयू आरोप का इनकार करती है और कहती है कि लेडी लवा जानती है कि यह सच नहीं है, क्योंकि उसकी बेटी प्रिंसेस लिंगली भी बीमार है और वह सिर्फ डॉक्टर से अपनी बेटी की जांच करवाने क्रिस्टल पवेलियन आई है। डॉक्टर सब कुछ सुन रहा होता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता, जो माओ माओ को परेशान करता है, क्योंकि वह बीमारी का कारण समझती है और सोचती है कि शायद डॉक्टर को इसके बारे में पता ही नहीं है। वह साफ समझ गई है कि यह कोई कर्स नहीं है और अब वह दोनों कॉन्क्यूबाइंस को इस स्थिति के बारे में कैसे बताएं, इस बारे में सोचती है। फिर वह लिखने के लिए कुछ ढूंढती है। जब वह चली जाती है, जिनशी जो हलचल के बारे में सुनता है और गोशुन के साथ इस स्थिति को सुलझाने आता है, वह माओ माओ के चुपके से बोलने की आवाज सुनता है, लेकिन उसे ये लगता है कि उसने गलत सुना है। क्रिस्टल पवेलियन के आसपास घूमते हुए शिन को खिड़की पर एक फूल दिखता है जिसपे एक कपड़ा बंधा गया है, जो उसको नजरअंदाज करती है और उसे फेंक देती है। एक महीने के अंदर ही प्रिंस की मौत हो जाती है और लेडी लवा की रो रो कर सेहत खराब होती है। माओ माओ इस खबर को सुनकर दुखी होती है, क्योंकि उसने प्रिंस की जिंदगी बचाने में नाकामी हासिल की है। उसी दौरान जिनशी और गोशुन जेड पवेलियन में जाते हैं। लेडी ग्योकुयू जिनशी को एक कपड़े का टुकड़ा दिखाती है जो एक फूल पर बंधा गया था और खिड़की पर छोड़ा गया था। लेडी ग्योकुयू ने इसे उसी दिन उठाया था जब उन्होंने क्रिस्टल पवेलियन में लेडी लवा के साथ झगड़ा किया था। कपड़े पर लिखा था, सफेद चंदन पाउडर में जहर है, बच्चे को छूने मत देना। लेडी ग्योकुयू इस मैसेज को पढ़कर कहती है कि अनजान रहना सचमुच एक गुनाह है। वे विचार करते हैं कि यह मैसेज डॉक्टर ने नहीं भेजा होगा, क्योंकि डॉक्टर ने कभी भी तकलीफ का असली कारण का पता ही नहीं लगाया। लेडी ग्योकुयू जिनशी से मदद मांगती है मैसेज भेजने वाले व्यक्ति को खोजने में। जिनशी याद करता है कि उसने उस दिन झगड़ा होते हुए किसी नौकरानी की मम्बलिंग यानी खुद से ही बात करते सुना था। जिनशी कुछ समय के लिए कपड़ा उधार लेने की अनुमति मांगता है। बाद में माओ माओ को शाओलिन से पता चलता है कि सम्राट हाल ही में लेडी ग्योकुयू से बार बार मिल रहे हैं अपनी बेटी को देखने के लिए, लेकिन लेडी लवा के बारे में अभी भी कुछ नहीं सुना गया। एक यूनक्स आता है और माओ माओ से सर्विस वुमन के पास तुरंत रिपोर्ट करने को कहता है। माओ माओ लोकेशन पर पहुंचती है और दूसरी नौकरानियों के साथ इकट्ठा होती है, जिसका उसे डर होता है। जब लड़कियां कमरे में एंटर होती हैं, गोशुन माओ माओ के सुधारी हुई स्कर्ट को नोटिस करता है। जिनशी कमरे में आता है, जबकि नौकरानियां उससे काफी आकर्षित होती हैं। माओ माओ उसे औरत समझकर गलतफहमी में होती है। जिनशी खुद को रेयर पैलेस के मैनेजर के रूप में पेश करता है। जब माओ माओ उसकी आवाज सुन लेती है, तो उसको पता चलता है कि वह एक आदमी है और उससे पहले शाओलिन द्वारा बताया गया खूबसूरत यूनक्स है। जब जिनशी कुछ लिख रहा होता है, माओ माओ सोचती है कि इतना खूबसूरत आदमी क्यों एक यूनाच बन गया। जिनशी मैसेज दिखाता है, तुम जिनको नकली तिल हैं, यहाँ रहो, और इसे जमा हुई नौकरानियों को दिखाता है। फिर वह नौकरानियों को जाने देता है और कहता है कि वह अपने कमरे में लौट जाएं। जब वह निकलती है, माओ माओ का चेहरा भ्रमित होता है, सोचती है कि कैसे पकड़ी गई। अचानक उसे समझ आता है कि यह एक जाल है, क्योंकि ज्यादातर नौकरानियां अनपढ़ होती हैं। इस मैसेज को पढ़ने वाली केवल वही हो सकती है जो पढ़ना लिखना जानती हो, जिससे माओ माओ ने खुद को मैसेज लिखने वाली के रूप में पेश किया। फिर जब वह भागने की कोशिश करती है, जिनशी उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसके साथ चले। रास्ते में जिनशी कहता है कि उसके बैकग्राउंड रिकॉर्ड में लिखा है कि वह अनपढ़ है। माओ माओ मासूम बनकर कहती है कि शायद कुछ गलतफहमी हो गई हो। माओ माओ फैसला करती है कि वह कुछ नहीं मानेगी और अंत तक बेवकूफ बनकर रहेगी।
फिर उसको ये समझ आता है कि जिनशी ने मैसेज के बारे में कैसे पता किया, क्योंकि उसने इसके बारे में जितना मुमकिन था उतना छुपाने की कोशिश की थी। उसका मन सीधे जिनशी को एक भरोसा नहीं करने वाले व्यक्ति के रूप में लेबल करता है और सोचती है कि वह क्यों नहीं कुछ और कर रहा है, माओ माओ को टारगेट करने के अलावा। जिनशी और माओ माओ जेड पवेलियन पहुंचते हैं जब होंगनी एंग उनका स्वागत करती हैं। माओ माओ सोचती है कि कहीं उस पर किसी चीज का इल्जाम न लगा दिया जाए और वह फंस जाए। वह लेडी ग्योकुयू के कमरे तक पहुंचते हैं जहां लेडी ग्योकुयू खुशी से हंस रही हैं और प्रिंसेस लिंगली को गोदी में लेकर खड़ी हैं। प्रिंसेस लिंगली को हंसते हुए देखकर माओ माओ को खुशी होती है कि उसकी जान बच गई है। लेडी ग्योकुयू माओ माओ को प्रिंसेस की जिंदगी बचाने के लिए धन्यवाद देती हैं, जिससे माओ माओ लाचार महसूस करती है और कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेडी ग्योकुयू कहती है कि उसकी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए जितना भी शुक्रिया कहे कम है, लेकिन माओ माओ ज्यादा उलझन से बचने के लिए नहीं चाहती है कि वह ज्यादा गहराई से इस मामले में उलझे, और कहती है कि शायद उन्होंने उसे कोई और समझ लिया है, जिससे लेडी ग्योकुयू कंफ्यूज होती है। फिर जिनशी कहते हैं कि उसने उन्हें कपड़े पर लिखा हुआ मैसेज दिया था। माओ माओ जानबूझकर और भी ज्यादा गुमराह बनने की कोशिश करते हैं। जिनशी बताता है कि मैसेज लिखने के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल किया गया था वह खास तौर से सर्विस गर्ल्स के लिए था, खासकर जैसे कि माओ माओ जैसे जिनकी जिम्मेदारी कपड़ों की धुलाई है, और पूछता है कि क्या उसने अपनी स्कर्ट फाड़ दी थी या नहीं। जब कोई रास्ता नहीं बचता, माओ माओ आखिरकार हार मान लेती है और हाँ कर देती है कि उसी ने वह मैसेज लिखा था। जिनशी उससे पूछते हैं कि उसने मैसेज क्यों लिखा और एक फूल के साथ क्यों बांधा, तो माओ माओ जवाब देती है कि उसने उस दिन बीमारियों के पीछे का कारण जान लिया था, जो कि मेकअप पाउडर है। वह ऐसी ही जगह में बड़ी हुई थी जहां ऐसे हाई एंड पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है और अंत में जहर के बदले खूबसूरती के लिए अपनी जिंदगी बेच दी जाती हैं। उसने रिवील किया कि रेयर पैलेस में नौकरी करने से पहले वह कुछ अपोथेकरी का काम करती थी और पॉइजन से काफी वाकिफ थी। जब जिनशी उससे पाउडर के बारे में पूछते हैं तो लेडी ग्योकुयू बताती है कि फेस पाउडर का इस्तेमाल बेबी की नर्स ने किया था, जो कह रही थी कि इस पाउडर के सफेद होने का असर दूसरे पाउडर से बेहतर है। नर्स भी जल्दी से बीमार हो गई थी, इसलिए उन्होंने उसे प्रॉपर पेमेंट के साथ छुट्टी दे दी थी। लेडी ग्योकुयू फिर से कहती है कि बेवकूफ़ी गुनाह है, क्योंकि उसने अपनी बेटी के मुंह में क्या गया वह ध्यान नहीं दिया। जिनशी भी यह जानकर पछताते हैं कि यह जानकारी दूसरों की जिंदगियां बचा सकती थी, जैसे कि प्रिंस की भी। लेडी ग्योकुयू कहती है कि जब उन्हें ये मैसेज दिखा तो उन्होंने लेडी लवा को भी इसके बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उनके झगड़े की वजह से लेडी लवा ने उन पर भरोसा खोना शुरू कर दिया था और उनकी चेतावनी को नहीं सुना। अंत में माओ माओ पूछती है कि वह इनके लिए कुछ कर सकती है या नहीं। लेडी ग्योकुयू खुशी खुशी कहती है कि माओ माओ तुम तुरंत नई लेडी इन वेटिंग के रूप में काम करोगी। माओ माओ का इरादा होता है कि वह अपनी लो प्रोफाइल को पूरा करे, लेकिन यह अब पूरा नहीं हो सकता। माओ माओ जेड पवेलियन से बाहर निकलती है। रास्ते में शाओलिन उसे सलाम करती है और पूछती है कि क्या हुआ है।